हे दोस्तों, आज हम जानने जा रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। व्हाई चाइना मेस विथ एवरी नेबरिंग कंट्री। चाइना के जितने भी नेबर कंट्री है, ऑलमोस्ट 14 नेबरिंग कंट्रीज़ है, उस हर एक कंट्री के साथ लगभग चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो ये क्यों बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो चाइना की अगर नेबरिंग कंट्रीज देखा जाए तो उसमें आता है सबसे पहला हमारा इंडिया, नेपाल, भूटान, लाओस, वियतनाम, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, मंगोलिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ऐसी ऑलमोस्ट 14 कंट्री आती है। तो उस लगभग हर एक कंट्री के साथ उसके बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। जैसे बड़ी कंट्री रशिया देखा जाए तो उसमें व्लादिवोस्तोक, जो पहले माना जाता है कि चाइना का एक जो रूलर था उसके अंडर आता था, तो चाइना उस पर भी अपना क्लेम जताना चाहता है। और अभी अगर नेपाल की गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई, उसमें नेपाल गवर्नमेंट बता रहा है कि नेपाल के जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ पे भी चाइना इंक्रोचमेंट कर रहा है। तो ऐसे बड़े से बड़े या छोटे से छोटे देश में अंदर चाइना इंटरफेयर कर रहा है, जो अपनी नेबरिंग कंट्री है। हमारे इंडिया के साथ तो अक्साई चीन का एरिया 1962 वॉर में चाइना ले ही चुका है, और अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे एरिया पर भी अपना क्लेम करता है। तो ये सारे एरिया पे चाइना क्यों क्लेम करता है और चाइना क्यों इस बॉर्डर डिस्प्यूट के अंदर अभी फ़िलहाल आ रहा है, ये सारे जाएंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो अगर देखा जाए तो चाइना एक वन ऑफ द इमर्जिंग कंट्री है। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना है। ऑलमोस्ट $40 ट्रिलियन यूएस इकोनॉमी चाइना की है, और चाइना कॉन्स्टेंटली एक्सपांड कर रहा है। यूएसएसआर के फॉल के बाद जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक यूनिपोलर वर्ल्ड के तरफ उभर रहा था। यूएस ही एक सिंगल पोलर कंट्री बन रहा था, तो चाइना उसको बायपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है। चाइना भी उसके टक्कर में सामने आना चाहता है और अपने आप को एक्सपांड करना चाहता है। अगर 1950 में हम देखा जाए तो अंडर माओ लीडरशिप चाइना तभी से एक्सपांड होना स्टार्ट हो गया था। माओ के अंडर चाइना ने बहुत सारा एशिया का एरिया कैप्चर कर रखा था। उसमें प्रोमिनेंट एरिया देखा जाए तो तिब्बत का एरिया उन्होंने कैप्चर किया। वहाँ का जो कल्चर है वो धीरे धीरे वो डोमिनेट करते जा रहे हैं। इन वहाँ का कल्चर पूरा ख़त्म करते जा रहे हैं। उसी समय दलाई लामा वहाँ से भागकर इंडिया आए थे, और दलाई लामा का अभी अभी रिसेंटली स्टेटमेंट है कि नेक्स्ट दलाई लामा है वो इंडिया से भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ के लोकल जो लामा है, दलाई लामा है, वहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है और अपने हिसाब के वो उसको पपेट बना सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ के दलाई लामा या जो कल्चर है वहाँ का तिब्बतियन, तो उसको पूरी तरह से फ्री हो जाए चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर से, यही दलाई लामा चाहते हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो चाइना के जो प्रोजेक्ट है तो उसमें सबसे पहला आता है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। इसके तहत चाइना अपने आप को एक्सपांड करना चाहता है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता है और अपने ट्रेड को बढ़ाना चाहता है। तो इसकी वजह से उन्होंने एक बाय सी और बाय लैंड दोनों तरफ से अपना रोड बनाना चाहते हैं, पूरे एशिया को और अदर कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करने के लिए। तो उसके हिसाब से वो अलग अलग पोर्ट और अलग एरिया भी हर एक कंट्री के अंदर कैप्चर कर ही रहे हैं। और जो सेकंड उनका इनिशिएटिव है, जो साउथ चाइना सी के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे कंट्री के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। जैसे कि हो गया फिलीपाइंस, हो गया वियतनाम, हो गया ब्रुनाई, ताइवान, मलेशिया। इन सारी कंट्रीज़ के साथ उनके साउथ चाइना सी में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। और वहाँ पे बहुत सारे आर्टिफिशियल आइसलैंड भी चाइना बना रहा है। और थर्ड जो पार्ट आता है डेप ट्रैप करके, चाइना क्या करता है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, मोस्ट प्रॉब्ली साउथ एशियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे चाइना बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करता है और वहाँ पे पोर्ट हो गया, वहाँ उनको डेवलप करता है वो पर्टिकुलर एरिया। और वहाँ पे जो कंट्री है पर्टिकुलर, जब वो डेप्थ है वो रिकवर नहीं कर पाती या चाइना को पे बैक नहीं कर पाती है, तो चाइना उस एरिया में अपना कब्जा कर लेता है और अपने अंडर उस पर्टिकुलर एरिया को ले लेता है। और नेक्स्ट जो थिंग है एंटी डंपिंग, जो आज मोस्ट पॉपुलर है। तो चाइना क्या करता है, ह्यूज लेबर मार्केट की वजह से चाइना ह्यूज प्रोडक्शन करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करता है। और वो जाके जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ है या अंडर डेवलप कंट्रीज़ है या अदर जो भी कंट्रीज़ है, वहाँ पे जाके
उन सारे प्रोडक्ट को बड़ी मात्रा में बेचता है और वहाँ की लोकल मार्केट को क्रैश कर देता है और वहाँ पे अपनी मोनोपोली बनाता है। तो ये भी चाइना की एक पॉलिसी रही है अपने आप को एक्सपांशन करने के लिए। लेकिन आजकल एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की वजह से हर एक गवर्नमेंट इससे बाहर आ पा रही है, इस चाइना के ट्रैप से। तो ये हो गए सारे एक्सटर्नल मैटर। तो अब देखते हैं चाइना की इंटरनल पॉलिसीज़ क्या है और क्यों चाइना इंटरनली भी इनस्टेबल है। तो सबसे पहले जो आता है अभी जो रिसेंट का था, तो कोविड-19 पैंडेमिक। अभी भी हमें पता नहीं है कि चाइना के अंदर कितने पेशेंट है, कितने बढ़ रहे हैं। फिलहाल की स्टैटिस्टिक्स वहाँ की क्या है, ना गवर्नमेंट बताती है, वहाँ ना कि मीडिया, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट का वहाँ पे पूरा कंट्रोल है। इसकी वजह से चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल प्रेशर हो, चाइना के ऊपर बढ़ रहा है। और उसी सारे इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए चाइना ये इंक्रोचमेंट पॉलिसी या बॉर्डर डिस्प्यूट अभी बाहर निकल रहा है। अनदर चीज़ अगर देखा जाए तो वहाँ पे कोई फ्री मीडिया नाम की चीज़ नहीं है। पूरा का पूरा मीडिया चाइनीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और वहाँ का सोशल मीडिया भी बाहर की कंट्री की कोई ऐप नहीं यूज़ करता है। वहाँ की गवर्नमेंट अपनी क्लोन ऐप बनाती है और वो मार्केट में लॉन्च करती है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर भी अपना कंट्रोल पूरी तरह से रख सके। वहाँ पे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं चलते हैं। उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि वीचैट वहाँ का फेसबुक है, सिनो वेइबो वहाँ का ट्विटर है, यूको टर्बो वहाँ का यूट्यूब है। तो ऐसे वहाँ पे अलग अलग ऐप हैं। बिंडो, टीबो, यह वो वहाँ की सर्च इंजन है। तो उन्होंने अपनी ही क्लोन ऐप बनाए रखी है जो बाहर की कंट्रीज़ के ऐप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। अनदर नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए तो वहाँ पे एक ही पार्टी का रूल है, जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इसलिए वहाँ पे कोई अपोजिशन पार्टी है नहीं। अपोजिशन पार्टी है नहीं मीन बाय वहाँ पे डेमोक्रेसी भी है नहीं। एक ही पार्टी के अंदर दो लीडर खड़े होते हैं और आपको उन दोनों में से एक को ही वोट करना होता है। ये तो डिक्टेटरशिप जैसा ही हो गया है। जैसे कि अमित शाह और मोदी जी दोनों खड़े हो गए तो आपको उन दोनों में से एक को वोटिंग करना हो तो वो तो डिक्टेटरशिप हो कोई ना, एक ही किसी को आपको चूज़ करना है। अब रिसेंटली की कुछ सालों पहले जो शी जिनपिंग थे, उन्होंने अपना कार्यकाल जो टेन्योर है वो बढ़ा ली है। तो वो अपने लॉज में उस तरह से चेंज करके अपने हिसाब से वो चीज़ें और अपना देश चला रहे हैं। और वहाँ पे ऐसे देखा जाए तो डेमोक्रेसी ना के बराबर है। वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी नहीं है। आप वहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, ना ही सोशल मीडिया पर, ना ही लोकली। अगर आप वहाँ के लोगों को गवर्नमेंट के बारे में पूछो या कुछ कहो तो वहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी निगेटिव राय वो आप नहीं दे सकते, चाहे आप कंट्री में हो या कंट्री के बाहर हो। जैसे हमारे देश के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या न्यूज़ में गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, उनके अगेंस्ट में बोल सकते हैं। लेकिन चाइना के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उनके एंटी नेशनल लॉज ही उस तरह से है कि वो अगर गवर्नमेंट के अपोज में बोलेंगे तो उसको एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं और उसके ऊपर उस हिसाब से कार्रवाई होती है। उन्होंने दलाई लामा जो तिब्बत के धर्मगुरु है, जो अभी इंडिया में है, उनको भी एंटी नेशनल घोषित कर चुके हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़, वहाँ पे जितनी भी जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी बड़ी, उस हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट का स्टेक होता ही है, ताकि वो वहाँ की इकोनॉमी को भी पूरी तरह से प्रॉपरली अपने कंट्रोल के हिसाब से हैंडल कर सके। तो यही सारी थी चाइना की इंस्टेबिलिटी किस वजह से है और क्या इशू है, और इन सारे इशू से डाइवर्ट करने के लिए चाइना ने ये बॉर्डर इंक्रोचमेंट या बॉर्डर डिस्प्यूट को बाहर निकाला है। तो ये सारी थी जो चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है उसकी पॉलिसी और किस तरह से वो अपने आप को एक्सपांड कर सकना चाहता है और किस तरह से अपने लोगों को उनके हक नहीं दे रहा है। तो आप कम्युनिज्म, सोशलिज्म या कैपिटलिज्म के बारे में और जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी एक वीडियो है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।